रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। आज जो हम पढ़ेंगे वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हम पढ़ेंगे विद रिलेशन टू ट्रांसलेशन, क्योंकि हम जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं उस पर हमने काफ़ी स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं। अब जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो 2 मरतबा आना है। अब जब ये ऑब्जेक्ट 2 मरतबा आएगा तो समटाइम्स हम इसको कहते हैं कि एक इसमें से होगा हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कौन सा डायरेक्ट होगा और कौन सा इनडायरेक्ट होगा ये हमें पता करना है, ये हमें जानना है, और इसके जानने की क्या उसूल है हम ये देखेंगे। अच्छा, इसी को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, SVOO। अगर आप सेंटेंस पैटर्न की बात करेंगे तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, वन इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द अदर इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसी को कहा जाता है डबल ऑब्जेक्ट। सेंटेंस विद डबल ऑब्जेक्ट यानी एक ऐसा जुमला जिसमें कि 2 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। तो जब 2 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं तो आप इसको किस तरह से डील करेंगे और इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। इतना जुमला बनाना तो बहुत आसान है, SVO हम स्ट्रक्चर पहले ही कर चुके हैं, लेकिन जब हम इसमें ऐड करते हैं इसको, तो फिर इसको ऐड करने के हमारे क्या उसूल हैं और उर्दू में हमारा वो कैसा सेंटेंस होगा कि जिसको कि हम डबल ऑब्जेक्ट वाला बनाएंगे। पहले तो हम अंग्रेजी का जुमला समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम आएंगे उर्दू वाले सेंटेंस को, फिर हम देखेंगे कि हम उसे किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। अब हमारे पास ये एक अंग्रेजी की एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आप देखिएगा कि अभी तक हम करते चले आ रहे हैं SVO, हमने SV सेंटेंस भी किया है, SVO भी किया है, SVC भी किया है। तो हमारे लिए इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहली चीज़ हमने देख ली, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। दूसरी चीज़ हमने देख ली, ये हमारा वर्ब आ गया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, और यही ऑब्जेक्ट का यहाँ पे भी फ़र्क हो रहा है, असर पड़ रहा है। ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। हमने SVA वाले भी सेंटेंस किए थे, तो उसमें हमने देखा था कि हमारे डिफरेंसेस जो हैं वो ये वाला वर्ड जो है वो डिफरेंट होता है। अब अगर हम यहाँ देखें तो ऑब्जेक्ट की हमारे पास जो डेफिनेशन है उसको गौर कीजिए। हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किसी जुमले में क्या होता है। ऑब्जेक्ट किसी भी जुमले में एक वो चीज़ होता है जो कि वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो ये भी वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है। दिया जा रहा है क्या चीज़, किताब, यानी ये आंसर कर रहा है हमारे क्वेश्चन व्हाट को। क्या चीज़ दी जा रही है, किताब दी जा रही है। फिर दी जा रही है किसको, हु, किसे दी जा रही है, वो है मी, यानी कि दोनों ही ऑब्जेक्ट हुए। तो अब जो अंग्रेजी ग्रामर का रूल है, अंग्रेजी ग्रामर जो रूल बनाती है, हर जगह हर ज़बान के अपने उसूल होते हैं और हमें उस ज़बान को उसी उसूल के मुताबिक ही समझना होता है। हम अपने कोई नए उसूल नहीं बना सकते। तो अंग्रेज़ी ज़बान जो रूल बनाती है वो ये कहती है कि जब वर्ब का एक्शन किसी ऐसी चीज़ पर हो जिसको कि आप पूछे तो आपको वर्ड इस्तेमाल करना हो व्हाट, जो व्हाट का जवाब दे रही हो। ही गिव्स मी व्हाट, अ बुक, तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब जवाब दे रही हूँ सवाल हु का, ही गिव्स हु, किसको दिया उसने, मुझे दिया, तो ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें एक आसानी ये है कि जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बीच में लगाते हैं वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी पर्सन जो होगा ना उसे आप बीच में लिख दीजिए। जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा उस प्रोनाउन को आप यहाँ लिख दीजिए, चाहे वो नेम हो। अच्छा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी हमें पता है कि क्या क्या होते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमने बहुत मर्तबा किए कि आई है, यू है, वी है, ही है, शी है, इट है, या किसी या दे है, ये सारे के सारे जो हैं वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो मी होगा, ठीक है, यू का यू ही रहेगा, वी का अस हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी एक पूरी लिस्ट है, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी। अब हमारे पास ये हमने जब देख लिया तो हमने इस चीज़ को अपने जहन में रख लेना है। सिंपली बहुत आसान सी बात को मान लेना है। हमने जब किसी दूसरे की ज़बान सीखनी है तो उसूल भी उसी के मानने हैं।
अंग्रेजी जबान हमें ये कहती है जो पर्सन है, जो हु है, उसको बीच में लिख दीजिए, वर्ब के और चीज़ के, जिस चीज़ को दिया गया है, आपका ये जुमला आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि फिर आपका अब ये देखिए कि अगर हम इसकी तरतीब को बदल देते हैं, यानी हम व्हाट वाले को यहाँ ले आते हैं और हु वाले को यहाँ लेकर चले जाते हैं, तब क्या होगा, ये जो फॉर्म है मी जो है ये फिर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, सॉरी ये फिर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ये आपका, बल्कि ये क्या बन जाएगा, ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। क्यों प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा? इसलिए कि आपको इससे पहले एक प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कोई ना कोई प्रेपोजिशन। समटाइम्स हमें टू लिखना पड़ता है और समटाइम्स हमें फॉर लिखना पड़ता है। तो देखिए मैं इसी जुमले को आपको चेंज करके बनाकर बताती हूँ। अब ये देखिए हमारे पास ही गिव्स है, जो हमारे ऑब्जेक्ट से दोनों यहाँ पर वो हमने यहाँ लिख लिए हैं। पहला हमारे पास था अ बुक, जो कि हमने कहा कि हमारा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि आंसर कर रहा है व्हाट को, और दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट था मी, जिसमें कि हमने कहा कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि आंसर कर रहा है हु को। और हमने आपसे ये कहा कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के दरमियान में लिखेंगे। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है? फर्ज कीजिए कि मैं लिखती हूँ ही गिव्स अ बुक, उसने एक किताब दी या वो एक किताब देता है। अगर मैं इस जुमले को यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ तब तो कोई मसला नहीं है, यही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, यही इसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन अगर मैं ये पर्सन भी लगाना चाहती हूँ तो फिर क्या होगा कि उसने किताब दी किसको? टू मी, मुझको, यानी जुमला उसने मुझे किताब दी से बन जाएगा उसने मुझको किताब दी। तो ये जब हम टू लगाएंगे यहाँ पर तो अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहा। क्यों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहा? इसलिए कि इसके साथ ये जो पोर्शन है ये प्रेपोजिशन इसके साथ आ गया है। इस प्रेपोजिशन ने इस प्रेपोजिशन ने इस पूरे को बना दिया है प्रेपोजिशनल फ्रेज। दो लफ्ज़ों को मिलाकर ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया है। जब आप एडवांस ग्रामर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसको हम पहले एक साथ इस तरह से देते हैं। हम कहते हैं कि प्रेपोजिशनल फ्रेज है और प्रेपोजिशनल फ्रेज के दो पार्ट हैं। एक पार्ट में क्या है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि स्क्रीन में ये आए आपके। एक पार्ट क्या है, वो है प्रेपोजिशन, और दूसरा पार्ट क्या है, और प्रेपोजिशन क्या है, वो है टू, और दूसरा पार्ट क्या है, वो है प्रोनाउन, और जो प्रोनाउन है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो है वो क्या है, वो है मी। हम इस तरह इसको क्लासिफाई करते हैं। आपको यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। आप या इस काम को आपको नहीं करना, आपके लिए इतना काफ़ी है कि आप इस बात को जान लीजिए कि उसने मुझे किताब दी और उसने मुझको किताब दी में जो फ़र्क है वो ये है कि यहाँ पर मुझको किताब दी में प्रेपोजिशन फ्रेज आएगा और उसने मुझे किताब दी में आपके पास जो है वो पहले आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। इसको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। ये स्क्रीन में नहीं आया था इसलिए अब आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए कि ये इस तरह से है। टू मी पूरा का पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो दो हरफों पर मिला हुआ है, दो लफ्ज़ों पे मिला हुआ है। पहला लफ्ज़ क्या है, प्रेपोजिशन है, वो क्या है, वो है टू, और दूसरा लफ्ज़ क्या है, वो है प्रोनाउन, और प्रोनाउन भी क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है।
यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? वो है मी। और ये हम करते हैं एडवांस इंग्लिश ग्रामर जब हम पढ़ते हैं तब हम उसमें करते हैं। अभी आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं, आपके लिए इतना काफ़ी है कि यहाँ पर जब हम प्रेपोजिशन लगा देंगे या हम कोई प्रेपोजिशन यूजुअली लगता है तो क्या होगा, ये प्रेपोजिशन फ्रेज बन जाएगा, ये नहीं रहेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। अब आइए हम ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा असल मकसद है। अब इस उर्दू जुमले को देखिए, वो मुझे एक किताब देता है। ठीक है, अब ये वो जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, मुझे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या चीज़ है? ये भी ऑब्जेक्ट है, एक किताब। अगर हम कहें वो एक किताब देता है तब भी एक किताब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वो मुझे देता है, क्या देता है आगे लिखना पड़ेगा कि वो मुझे क्या देता है, लेकिन वो भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये देता है, देना, लेना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? अब ये तो सारी चीज़ें होती हैं जो देना लेना होती हैं, वो क्या होती हैं? वो वर्ब होते हैं, क्योंकि जिसमें कोई काम, कोई एक्शन पाया जाता है। अब जब हम इस जुमले को देखेंगे तो यहाँ पे हम चेंज करते चले आएंगे, ही, मी, अ बुक, और ताहे लिखा हुआ है, लिहाजा गिव्स। यहाँ पे भी हमने ही लिखा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन लिखा, प्रेजेंट टेंस है, कोई और इसमें हमें ऑक्सिलरी नजर नहीं आ रही, इसका मतलब इंडेफिनिट है, लिहाजा हमने यहाँ गिव्स लगा दिया। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो स्ट्रक्चर क्या है? वो हमारे पास स्ट्रक्चर है SVO, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हमें लिखना है। अब देखिए, अब हम इस सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तब हमारे लिए अब मसला खड़ा होगा। अब हमें ये जानना है कि हम पहले इस ऑब्जेक्ट को लिखें या हम पहले इस ऑब्जेक्ट को लिखें। तो अब जब हम ये जान लेंगे, हमने जो इतना सारा जो हमने पढ़ा SVO के बारे में कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस बात का जवाब देता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस बात का जवाब देता है, तो ये सब हमारे पढ़ने की वजह क्या थी? क्योंकि हमें इस जुमले को ट्रांसलेट करना था, या इसी तरह के और दूसरे बहुत सारे जुमलों को ट्रांसलेट करना है। अब हमें ये जानना है कि हम पहले ये लिखें या हम पहले ये लिखें। तो हमें अंग्रेजी क्या बताती है कि ऐसा कोई जुमला जिसमें कोई प्रेपोजिशन मौजूद नहीं है, मुझको, मेरे लिए, मेरी, किस तरह का कोई जुमला ने बात नहीं लिखी हुई, तो फिर हम क्या करेंगे? पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो अब और हमें क्या बताता है ये? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो कि व्हाट को आंसर करेगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो कि हु को आंसर करेगा। अब हमने ये देखा कि हु को आंसर करेगा तो इसका मतलब है पर्सन है, तो ये जो है हमारा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो है हमारा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये रूल्स जानकर हमें इस जुमले को, वो मुझे एक किताब देता है, इसको ट्रांसलेट करने में हमें आसानी हुई। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे और हम इसे लिखेंगे तो हमारे लिए ये आसान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। हमने पहले लिखा ही, फिर हमें वर्ब लिखना है, हमने वर्ब लिख दिया, ही गिव्स। अब हमें लिखना है क्या चीज़? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी, ही गिव्स मी। आप आराम से लिख दीजिए, बचा ही क्या है? अब वो मुझे एक किताब देता है। तो आपने देखा कि ये जानने के बाद कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर करता है हु को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर करता है व्हाट को, और रूल के मुताबिक हम क्या करते हैं? हम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो हमें इस जुमले को लिखने में आसानी रही। अब ये देखिएगा कि उसी जुमले में वो मुझे एक किताब देता है को हमने तब्दील कर दिया, वो मुझको एक किताब देता है। यानी हमारे पास इजाफा हो गया एक नए वर्ड का, जो है को, जो कि है प्रेपोजिशन, जो कि किसी तरफ इशारा करता है।
तो अब बात तो वही रही कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट पहले भी था, अभी भी है, ये वर्ब ही रहा, लेकिन यहाँ पर जो है ये अब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं रहा, जो हमने पहले कहा था कि ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बल्कि अब ये क्या हो गया, ये अब हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, जिसको कि हम अमूमन पीपी से भी डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं। जैसे कि प्रेपोजिशनल फ्रेज लिखें, इतना लंबा PHR यहाँ लिख देते हैं, यहाँ डॉट लगा देते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाता है वो, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब जब हम इसको लिखेंगे तो ये मी नहीं रहेगा, अब इसको भी तो हमें लिखना है ना, ये लफ्ज़ भी लिखना है, ऑब्जेक्ट तो आ गया, ये रहा ऑब्जेक्ट मुझे या मुझ, ये रहा मी, तो लिहाजा ये हो गया टू, को आ गया टू के तौर पर यहाँ पे। अच्छा, अब हम जब इसको लिखेंगे, यहाँ पर जब हम बनाएंगे, तो अब हमारा स्ट्रक्चर SVO नहीं है, अब हमारे पास स्ट्रक्चर है SVOA, यानी अब हम लिखेंगे ही गिव्स अ बुक, ओ लिखा हमने, ये रहा हमारा ओ, किसको दी उसने, मुझे दी, ही गिव्स मी अ बुक, यानी उसने मुझको एक किताब दी। इसको की वजह से हमारे जुमले का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया, SVOO से वो हो गया SVOA। तो इस डिफरेंस को आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। इसके मज़ीद एग्जाम्पल्स भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको दूंगी। अभी आप इसको देखिए और इस सेंटेंसेस को बनाइए, और अगर आपको समझने में इसमें आसानी होती है, और यकीनन इंशाल्लाह ताला होगी, जब इसे आप बार बार देखिएगा तो आपको यकीनन इसमें आसानी होगी, ये समझ में आ जाएगा कि ये SVOO और SVOA इसमें क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी आपकी समझ में आ जाएगा। इसके हम मज़ीद भी एग्जाम्पल्स करते हैं। अब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। हमारे लिए अगर आपको समझ में आता है, आपको इससे फ़ायदा पहुंचता है, तो हमारे लिए दुआएं तैयार कीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए ताकि हमें इम्प्रूव करने में आसानी हो। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यही छोटे छोटे चंक्स लेकर बहुत सारी चीज़ें हम आपको अंग्रेज़ी में इंशाल्लाह ताला सिखाएंगे, जिससे कि आपको आसानी होगी अंग्रेज़ी जुमले बनाने में और अंग्रेज़ी को लिखने में इंशाल्लाह ताला।